हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, और इस वीडियो में टोटल दोस्तों हम लोग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न जो है एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं अरविंद घोष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे फोर में बोल रहा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर विलियम्स जोन्स थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स, और ये भी रिपीट हुआ एग्ज़ाम में। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ये 1784 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सेवन में है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो ये संकलित है आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये आधारित है शक संवत पर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, और ये एसएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कपाल कुंडला। ठीक है, ये नहीं लिखा गया है, बाकी चित्रा लिखा गया है, द कोर्ट डांसर लिखा गया है और चित्रांगदा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रेडिंग के कार्यकाल में। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो ये था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी बेसेंट।
ठीक है। और सारे प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा हुआ है, और यही सारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था मैडम भिकाजी कामा ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो ये हैं प्रेमचंद। ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। क्षुधित पाषाण की रचयिता कौन है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न देखिए पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में पहली बार गाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है, इसे ही दी गई है, और इसे शॉर्ट में ICS के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। गोदान किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेमचंद की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 27 में बोल रहा है भारत भारती के रचनाकार हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और रेलवे में रिपीट किया गया है 2002 और 2004 में। अगला प्रश्न करेंगे। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ये लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये रेलवे 2004 BPSC 2010 में पूछा है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 30 में है खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था अली बंधुओं ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये देखिए CDS 2002 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 32 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन कथनों में कौन सा जैसे सही है इसे हम लोग को चुनना है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला जो है ये सही है, ठीक है, यानी कि ये वाला। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 33 अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लीडर, ठीक है। और ये सारे प्रश्न देखिए BPSC में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे। झंडा गीत किसने लिखा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है।
इन्होंने झंडा गीत लिखा था, और ये बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 36 में है, नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1853 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 का एक्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो ये हैं बंकी चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरुणा आसफ अली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा बंकी चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। तो स्तंभ 1 पुस्तक का नाम है और स्तंभ 2 में लेखक का नाम है। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक जो लिखे हैं ये लिखे हैं ताराचंद ने। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक जो लिखे हैं ये लिखे हैं के दत्ता ने। और प्रिसेप्टस ऑफ जीसस जो पुस्तक लिखी हैं ये लिखे हैं राजा राम मोहन राय ने। और आवर इंडिया मुसलमान्स जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं W हंटर ने। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये सारे प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तारकनाथ दास। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तारकनाथ दास, और ये प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये था वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लै। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उर्दू में। ठीक है, उर्दू में ये पत्र नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विलेस्ली ने। ठीक है, और ये सारे प्रश्न यूपी PCS में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 51 में बोल रहा है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो ये हुआ था बंगाल का विभाजन और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। ठीक है, तो करते हैं इसको। सूची 1 में समाचार पत्र का नाम है और सूची 2 में संपादक का नाम है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला। ठीक है, यानी कि हिंदू जो समाचार पत्र हैं इसके संपादक थे जी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, ए का 3 होगा। सुधारक जो हैं समाचार पत्र है ये
इसके जो संपादक थे ये थे जीके गोखले, ये वाला होगा। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये वाला होगा नंबर 1। और बंगाली समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे एस.एन. बनर्जी, ठीक है, डी का 4 होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 55 में बोल रहा है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है, यानी कि केवल 2 तथा 3 जो है ना ये सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, ठीक है, तो हम लोग को चूज करना था, तो केवल 2 तथा 3 सही है। तो 2 में बोल रहा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। नंबर 3 में है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 56 में बोल रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री राजगोपालचारी थे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है ये है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 58, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सर सैयद अहमद खां, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो है देखिए रिपीट है, मतलब पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 61 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन कथनों में से कौन सा सही है उसे चूज करें, ठीक है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक है, यानी केवल 2 सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 62 में है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये आधारित है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 64 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 में समाचार पत्र का नाम है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाला का नाम है, ठीक है। तो 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 और डी का 4 होगा। तो देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के जो प्रारंभ किए थे, ये प्रारंभ किए थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, नंबर 3 होगा ए का। और कॉमनवेल्थ जो है इसे प्रारंभ किए थे एनी बेसेंट ने, बी का नंबर 1 होगा। और लीडर जो समाचार पत्र है इनको प्रारंभ किए थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। और सर्चलाइट
जो समाचार पत्र है इनको प्रारंभ करने वाला था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इन्होंने ही प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम है और इस तरफ है भाषा का नाम, ठीक है। तो राजा राव जो हैं ये तेलुगु भाषा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 66 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में कौन सी सही है उसे हम लोग को चयन करना, ठीक है। तो नंबर 1 में दिया गया है, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। और नंबर 2 में है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। और नंबर 3 में है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 वाला जो है सही है, ठीक है। ये वाला और ये वाला सही है, लेकिन नंबर 1 जो है ये गलत है, ठीक है। तो अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 67 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मतलब क्या हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1, 2 और 3 वाला जो है ये सही है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपयुक्त कथनों में कौन से सही है, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है तीनों सही है, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, ठीक है, ये सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 68 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी जो है ये सभी सही है और यहाँ पे तीनों इम्पोर्टेंट है जो सही है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछता है एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो यहाँ पे हम लोग को चयन करना है जो सही है उसको, ठीक है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है उसे हम लोग को चयन करना, ठीक है। तो 69 का राइट आंसर होगा, तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी वाला होगा। 1 और 2 जो है सही है, ठीक है, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 जो है सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये सही है। गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है, ठीक है। नंबर 3 वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे 71 में है, माटेगी चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 72, ठीक है। अगला प्रश्न है 72, इसमें बोल रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही कालानुक्रम हम लोग को चयन करना, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई वाला, ठीक है। पहले नंबर 1 होगा यानी कि लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद नंबर 3 यानी कि लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद नंबर 2 यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लास्ट में लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 73 में कथन और कारण है, ठीक है। तो कथन ए में है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है।
और कारण आर है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, कारण जो है ये सही है और ये कथन जो है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 74। 1854 के बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ठीक है, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 75 में है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 76 में है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 77 में है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 78 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो सूची 1 में भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम है और सूची 2 में प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 2, बी का 4। ठीक है, और सी का 3, डी का 1। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पूछ देगा कि पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको मारना है 1784। डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 79 में है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 80 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में विषय का नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मैकडोनाल्ड जो हैं ये संबंधित हैं कम्युनल अवार्ड से। ठीक है, ए का नंबर 2 होगा। लिनलिथगो जो हैं ये संबंधित हैं अगस्त प्रस्ताव से, और डलहौजी जो हैं ये संबंधित हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से। ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो हैं ये संबंधित हैं डायआर्की से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और यहाँ पे जितने भी हैं चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है ये हम लोग को चुनना है, तो 2 और 4 वाला जो है ये सही है। ठीक है, तो 2 में है सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ठीक है, ये सही है। और 4 में है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 2 और 4 वाला सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 82 में है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, ये विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न करेंगे भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है,
अगला प्रश्न करेंगे 84 में है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कैबिनेट मिशन से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 86 में है, अगला प्रश्न है 86, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये था सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम है, तो इसे मिलान करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और आनंद मठ जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाइफ डिवाइन जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं श्री अरविंद घोष। ठीक है, इनका पूरा नाम है श्री अरविंद घोष। और साधना जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 88 में है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे कुट है, हम लोग को चयन करना है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 जो है ये सही सुमेलित है। तो इसको देखते हैं। थियोडोर बेक जो है ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित है। ठीक है, एल्बर्ट विल जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। और फिरोज शाह मेहता जो है ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो ये सही सुमेलित है, बाकी ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 89 में बोल रहा है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे कूट है, चयन करना है। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो पहले जो होगा ये होगा 2 वाला, यानी कि मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। इसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच होगा। इसके बाद हंटर रिपोर्ट होगा और इसके बाद होगा द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 90 में है, निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो ये है अल हिलाल। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 95 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में लेखक का नाम है और सूची 2 में कृति का नाम है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2 होगा, यानी कि बंकिम चंद्र जो लेखक हैं ये संबंधित है देवी चौधरी रानी से। ठीक है, और बी का 3 होगा, यानी कि दीनबंधु मित्र जो है ये संबंधित है नील दर्पण से, इनकी कृति है नील दर्पण। और सी का 1 होगा, यानी कि प्रेमचंद की जो कृति है ये शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 96 में है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 98 में है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1857 में। और वो जो विश्वविद्यालय है यह है कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 99 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में समाचार पत्र का नाम है और सूची 2 में भाषा का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत मित्र जो समाचार पत्र जिस भाषा में है यह है हिंदी में। ठीक है, और राष्ट्रमत जो समाचार पत्र है ये है मराठी में, और प्रजामित्र जो है ये है गुजराती में, और नायक जो है ये है बांग्ला में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न 100 में है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ठीक है, तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 101, इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 102 में है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 104 में, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1896 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो ये है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1861 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 107, इसमें बोल रहा है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यूरोप के लोगों की मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 108, इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि यूसुफ मेहर अली ने। अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे याद रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। और हाँ, लाइक शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।